बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो है ये एनिमेशन जो है इसको वॉच करें। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो है आयोनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करने के लिए एक एनिमेशन है, लिटिल वन। व्हाट इज दैट? वी नीड अ सोर्स ऑफ एनर्जी as you can see. Watch this video carefully. By the use of energy, this electron is ejected from the neutral atom. Okay, and the neutral atom become a cation or positive ion. As you already seen that ionization energy क्या थी? Ionization energy. Ionization. We now know what alpha, beta, gamma, and G are. Ionization energy क्या थी? Ionization energy is the minimum amount of energy which is required to remove an electron from its gaseous atom to form an ion. For example, if we have magnesium, मैग्नीशियम में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं तो मैग्नीशियम आयन में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इट्स वैल्यू इज 738 किलो जूल पर मोल। दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, अब आयोनाइजेशन एनर्जी in the gaseous phase, atoms and ions are isolated, ठीक है, and are free from all external influences. Thus, the ionization energy is the qualitative measure of the stability of an isolated atom. ठीक है, the first ionization energy of elements are given in table. हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास ionization energies की values लिखी हुई हैं. Now, what are the factors influencing the ionization energies? Atomic radius of atom, nuclear charge, shielding effect and nature of the orbitals. ये कुछ factors हैं जिस पर ionization energy जो है वो depend करती है. ठीक है, ionization energy के variation periodic table में. In the periodic table, the ionization energy increases from left to right in a period with the increase in the proton number until a maximum value is reached at the end of the period. This may be explained in terms of periodicity of electronic configuration of elements. Each period begins with an element which has one electron in its valence shell, group 1a, and ends with the completion of an electronic shell. The increase in atomic number is associated with the increase in nuclear charge, which led to the stronger forces of attraction between the nucleus and increasing number of the electrons. The stronger the forces of attraction ultimately result in difficult removal of electrons. ठीक है, यहाँ तक जो बात की गई है दैट इज अबाउट पीरियड्स. ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसी एक पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यूज अगर हम देखते हैं फ्रॉम द टेबल और फ्रॉम द टेबल इन द पीरियोडिक टेबल, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल है इसमें ये हाइड्रोजन के लिए 1313 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लिखी गई है. ठीक है, हाइड्रोजन के लिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है दैट इज 1313, बट हीलियम के लिए यही वैल्यू 2372 तक पहुंच गई है. इसी तरह जब हम लिथियम के लिए देखते हैं तो इट इज 520, बट फॉर बेरिलियम इट इज 900 अप्रॉक्सीमेट. देन वी गो टू द बोरॉन विच इज 801. तो अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड देखें तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो ये इंक्रीज कर रही है. इंक्रीज करने की वजह ये है कि जब हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालते हैं, ठीक है, अगर हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालते हैं तो आसानी से वो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है अगर न्यूक्लियर चार्ज कम से कम हो. ठीक है,
अगर हम किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और सोडियम का कैटाइन बनाते हैं, जस्ट 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। ठीक है, क्योंकि सोडियम के पास एक ही शेल, आखिरी शेल यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। जब हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो सोडियम के पास पीछे 2 शेल्स बच जाते हैं, जिनमें आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है उसका जो कैटाइन है, ठीक है, इसमें से मजीद अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। सो हम कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर सोडियम, जो कि इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, वो 496 किलो जूल पर मोल है। और अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सेकेंड शेल विच इज एन शेल। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, मैग्नीशियम में से पहले एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इट विल कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम आयन। ठीक है, और इस दौरान जो इसकी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट विल बी 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जब मैग्नीशियम में से सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा ताकि इसका आउटर मोस्ट जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी। अब आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, यानी यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाई सेकेंड यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी निकलेगा, वाई सेकेंड आयोनाइजेशन, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू 738 है, जबकि इसकी वैल्यू 1450 है। आप देखें तो डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ यूनिपॉजिटिव आयन। तो अब सवाल आपके पास ये आता है कि वाई द वैल्यू ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द फर्स्ट वन। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशो या न्यूक्लियर चार्ज। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब मैग्नीशियम इस फॉर्म में है, जब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टार से ही बता देते हैं, ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मैग्नीशियम ये इलेक्ट्रॉन पहले वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो शेल तो वो ही रहेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह गया, शेल का साइज इंक्रीज हो गया है। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 12 प्रोटॉन होंगे, जबकि विच इज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। बट इन केस जब हम इसका कैटाइन देखते हैं तो यहाँ पर कैटाइन में हमारे पास 12 प्रोटॉन है, जबकि 11 इलेक्ट्रॉन्स। चूँकि हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, तो क्या है कि अब जो कैटाइन बना है, इस कैटाइन में यानी ये जो मैग्नीशियम का कैटाइन बना है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है। लिहाजा अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका है। अब अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद एक और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी मैग्नीशियम के एटम से निकाल दिया जाए, इसके लिए जब हम मैग्नीशियम के इस एटम में से लाइक यूनिपॉजिटिव जो कैटाइन है, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास बहुत सी रीजंस हैं टू एक्सप्लेन कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर। पहली रीजन ये बनती है कि हमारे पास शेल साइज डिक्रीज हो चुका था, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका था। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका था और शेल साइज भी डिक्रीज कर चुका है, तो इसका मतलब है कि मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव
the second electron from the unipositive cation because nuclear charge has increased 12 protons, जबकि इलेक्ट्रॉन्स दे आर लेस. सो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दैट इज ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी. यानी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो इसकी कम होगी, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई कि फर्स्ट और सेकेंड आयन, क्योंकि अब यहाँ पे साइज और कैटाइन का छोटा होता जाएगा. ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि साइज कैटाइन के साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से कम होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो के मुताबिक न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के केस में बढ़ गई है, यानी मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड. अब ये बात क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज वैल्यू इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है कि फर्दर अगर हम देखें तो क्या है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, बिकॉज आपके पास जो है एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम के बारे में अगर हम यही बात करें तो हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, शील्डिंग इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पीरियड में, और नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग भी अभी हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है. जो ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड होते हैं वो ऑर्बिटल में से भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है. इस समय सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, क्योंकि मैग्नीशियम के 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल होते हैं. ठीक है, so ionization energy of magnesium ion is greater than that of sodium ion. So from left to right ionization energy increases. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप में क्या है. ग्रुप यू नो टॉप टू बॉटम. अगर हम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी द स्ट्रोंगर, और यहाँ से आप ग्रुप के बारे में हम बात करेंगे. इन ग्रुप्स, यहाँ से आप देखेंगे ये इन ग्रुप्स आ गए. ठीक है, इन ग्रुप्स the ionization energy decreases in spite of increase in proton number और न्यूक्लियर चार्ज. अब न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता जाता है डाउन द ग्रुप, उसके साथ साथ प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सक्सेसिव addition of electronic shell as a result of which the valence electrons are placed at larger distance from the nucleus as the force of attraction between nucleus and outer electron decrease with the increase in the distance. The electron can be removed more easily or with less energy. Moreover, the force of attraction also increases due to increasing shielding effect of the intervening electrons. अब ये क्या है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम देखते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस वाइट बोर्ड आई कैन एक्सप्लेन कि हमारे पास यहाँ पे सपोज करें हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का यू नो दैट कि सिर्फ और सिर्फ एक ही शेल है. ठीक है, और इट इज हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट. ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया. इसके बाद जब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट आइटम है दैट इज इन अ ग्रुप लिथियम. लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम के पास 2 शेल्स. तो ऑब्वियसली जब 2 शेल्स आएंगे तो लिथियम के पास 2 शेल्स के साथ क्या है कि विद 2 शेल्स, अगरचे बाहर वाले में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो लेकिन ये है कि ग्रुप 1A में लिथियम का साइज हाइड्रोजन से बड़ा है, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगी. इसी तरह अगर हम मजीद नीचे जाएं, सोडियम के पास, सोडियम के शेल तो बढ़ गए 3. ठीक है, और उसी के साथ साथ जो आखिरी शेल है उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इट बिकम इजी टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन
रिमूव करवाना आसान होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, सो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो यही रिमूव होना है, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो चुका है। यानी जो रीज़न बनी है वो ये है कि आपके पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो चुका है। इंक्रीज हुआ, लेकिन उसी के साथ साथ distance of outermost electron increase हुआ, so easily last electron can be easily removed। ठीक है, last electron can easily remove, so ionization energy value will be less। ठीक है, for the from top to bottom in a group, अगर हम बात करेंगे top to bottom in a group, तो ionization energy जो होगी that will decrease, यानी इसकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज करेगी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ट्रेंड्स थे आयोनाइजेशन एनर्जी के इन अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फर्दर है कि आपके पास Group 3A or Group 5A show abnormal trend. This can be understood in term of distribution of electron. अगर हम देखें तो Group 3A और ये जैसे second ionization energy की बात की गई है, so far we explained the first ionization energy, the energy required to remove an electron after the removal of first electron is called second ionization energy. Similarly, the energy required to remove the third electron is called third ionization energy, and for magnesium it is 7730 kilojoule per mole. It means that after ionization energy value undergo an increase with the increase in number of electrons to be removed. This is due to the reason that second electron is removed from a positively charged ion rather than a neutral atom with very difficulty. The dominant positive charge holds the electron more tightly and thus further removal of electrons become more difficult. तो वो जो क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था why second ionization energy is more, तो उसका आंसर ये है। Ionization energy is an index to metallic character. जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी दैट एटम विल बी अ मेटल, और नॉन मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज हाई होती हैं क्योंकि नॉन मेटल्स जनरली दे हैव ट्रेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉट रादर टू लॉस इलेक्ट्रॉन। The gaps in first, second and third ionization energy values also help us to guess the valency of an element. For example, आपने देखा कि मैग्नीशियम की पहली दो आयोनाइजेशन एनर्जीज का गैप बहुत ही कम है, लेकिन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू बहुत हाई है, विच मीन्स दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीशियम में से सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जा सकते हैं, और मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम की जो वैलेंसी है वो जस्ट 2 ही हो सकती है। तो इट वॉज ऑल अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जीज। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू एंड इट्स ग्रुप ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल। थैंक यू।